First of all, I'll introduce you with Karan Singh, Mr. Karan Singh. In the time of Delhi Vidhan Sabha elections, he was the one who was organizing the auto campaign, and he made it a successful campaign. And as a result of it, all of you know that we got 28 seats in Vidhan Sabha elections. He was shifted to Delhi Secretariat at the time of Delhi government, and he was the Chief Retrieval Officer, Chief Grievance Officer. And after that, after the Delhi government, in the Lok Sabha elections, he was in charge of one Lok Sabha seat in Banaras. He was there for 1 whole month. And after the Lok Sabha election result, he was there in CP office as National Volunteer Coordinator. And he got an idea that we should make some volunteer platform so that all the volunteers can come over a platform and actually talk about good things in Aam Aadmi Party. So we can welcome Karan Singh, Mr. Karan Singh. He will speak about the chronology of Awam. हम लोग इस पार्टी के साथ इसलिए जुड़े कि देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये देश था, और उस देश के लिए कुछ करने के लिए एक उम्मीद जो बनी वो आम आदमी पार्टी। जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने वहाँ व्यवस्था बनाने की कोशिश की, और समय के साथ जैसे पार्टी बढ़ी दिसंबर के इलेक्शन के बाद, तो मुझे लगा कि जब पूरे देश के लेवल पे इस पार्टी को खड़ा करना है और हमें पार्लियामेंट तक पहुंचना है मेजॉरिटी में, तो पूरे देश में एक ऐसा संगठन खड़ा होना चाहिए ताकि देश की जो उम्मीद जागी है आम आदमी पार्टी से, वो सपना हम पूरा कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ संगठन बनाने की प्रक्रिया में जब मुझे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई, तो उसी तहत आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच का आइडिया जो है मैंने प्रस्तुत किया, हमारे लीडरशिप के सामने भी और कार्यकर्ताओं के बीच में भी। और इसी दौरान जो है हमने एक रेफरेंडम स्टार्ट किया। तो ये रेफरेंडम जो हमने स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ दिक्कतें शुरू हुई। तो हम लोगों ने जब ये रेफरेंडम किया तो 96% लोगों ने जो है इसको सपोर्ट किया कि भाई ये व्यवस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में होनी चाहिए ताकि वॉलंटियर्स की आवाज़ कलेक्टिव इकट्ठे संगठित होकर ये आवाज़ जो है पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचे, और जो पार्टी की मूल विचारधारा है, जो पार्टी की दिशा है, वो दिशा पे पार्टी चले। और अरविंद जी एक बात कहते थे, इस देश के जो लीडर्स हैं इनकी लगाम जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो इस पार्टी के जो लीडर्स हैं उसकी कमांड भी इस पार्टी की जनता जो कि वॉलंटियर्स है उनके हाथ में होनी चाहिए, ये स्वराज कहता है। तो उस मूल विचारधारा को ध्यान में रख के आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच का हमने रेफरेंडम स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद कुछ परेशानियां ऐसी हुई कि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, और उस भ्रम की वजह से जो शुरुआत में एक बड़ी तादाद में वॉलंटियर जुड़ना शुरू हुए थे, कहीं ना कहीं नेगेटिव कम्युनिकेशन हुआ। इसके साथ साथ हम अपना प्रयास करते रहे, जितने भी चैनल्स थे पार्टी में, जितने भी लीडर्स थे, टीएसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, हमने हर जगह जाके अपनी बात रखी कि ये पार्टी का जो कार्यकर्ता है ये बिखर रहा है, ये सबसे कीमती हीरा हमारा जो इस मुहिम को आगे बढ़ा के सफल करेगा, ये कहीं बिखर रहा है, इसको सहेजने की बड़ी जरूरत है। इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसकी रिकॉग्निशन होना पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चले, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता को वोटिंग राइट सुनिश्चित किया जाए। जिसने भी इस पार्टी को बनाने में अपना सहयोग दिया है उसको वोटिंग राइट होना चाहिए पार्टी में, ताकि जब भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं तो वो अपनी राय दे सके, उसको महसूस हो कि वो इस घर का हिस्सा है, वो लावारिस ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रख के, क्योंकि वॉलंटियर के रिप्रेजेंटेटिव पीएसी में भी हों, प्रदेश स्तर पे जो कार्यकारिणियां हों उसमें भी हों, और साथ में ही केवल इलेक्शन लड़ने के लिए ये कार्यकर्ता काम ना करे, इस समाज के अंदर एक जागृति लाने के लिए भी वो लगातार समाज में बना रहे, समाज सेवा के कार्यों में जुटा रहे, और साथ के साथ ही एक ऐसा माहौल, एक ऐसा विचार जनता के बीच में लाए कि उसके बाद चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब लोग जागरूक हो गए तो अपने अधिकारों के लिए, अपनी जिम्मेदारी जो उनकी है उसके बाद अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। तो ये जागृति हम लेके आना चाहते हैं। तो
तो ये जागृति समाज में हमारा ये सैनिक ही लेके जाएगा। इसलिए वॉलेंटियर का ऑर्गेनाइज होना, ऑर्गेनाइज होके काम करना एक प्लान के तहत, वही कहीं उस सपने को पूरा कर सकता है। तो जो भ्रम फैला, उसके बाद काफ़ी वॉलेंटियर्स के बीच में नेगेटिविटी हमने देखी, और हम लोग जब ग्राउंड पे उतरे, जमीन पे गए, हम लोग अकेले अकेले वॉलेंटियरों से बात करी। जिसको भी पता चला कि आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर एक्शन मंच तो उसी सिद्धांत की बात कर रहा है जो पार्टी जब बनी, जब उसकी नींव रखी गई थी, उसी की बात कर रहा है, कार्यकर्ता को संगठित होने की बात कर रहा है। तो वो लोग जुड़ने लगे इसके साथ। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, और जो हमने सारे प्रोसेस एग्जॉस्ट कर लिए हैं पार्टी के सभी लोगों से मिलके, हमने सोचा कि एक बार हम एक निष्पक्ष जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, उसके सामने हम अपनी बात रखते हैं, ताकि जनता के सामने और वॉलेंटियर के सामने स्पष्टता से ये क्लियर हो कि भाई ये कोई अलग ग्रुप नहीं है, ये कोई अलग पार्टी नहीं बन रही है, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के अंदर संगठित होके अपनी आवाज रखना चाहते हैं। किसी भी हालात, किसी भी कीमत पे ये नया ग्रुप नहीं है, ना ये बन सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी हमारा घर है। हम आम आदमी पार्टी को किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी किसी भी स्तर पे हमारे को बदनाम करे, चाहे हमारे को कुछ भी कहे, हम पार्टी के मूल सिद्धांत को लेकर चलेंगे, जो कि स्वराज था। एक नैतिकता के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आइडियल्स अन्ना जी ने अपने आंदोलन में दिए, एक नई राजनीति क्रांति के, अरविंद जी ने उसको आगे बढ़ाया आम आदमी पार्टी के तौर पे, उन आइडियल्स पे चलेंगे, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, उस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। जय हिंद। Thank you, Karan Singh. Now, Gopal ji, I can give you a brief introduction about Gopal Goyal ji. He has worked in legal cell with Mr. Pankaj Gupta, and he was working in his constituency as well, that is Adarsh Nagar. And he was in Lok Sabha election. He was there in candidate selection process as well. And after that, a main thing is he worked as a content writer for Arvind ji. आप सब मीडिया के साथियों से बात करने का जो अवसर हमने ढूंढा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हमारे दिल्ली से बाहर हैं, सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उन तक सच नहीं पहुंचता है, और उनके मन में कई तरीके की चिंताएं आ रही हैं। मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जब काफ़ी साथियों के कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि काफ़ी साथियों के मन में एक चिंता है कि इस समय जैसे जनता ने एक तरफा बहुमत दे दिया है एक पार्टी को बड़ी उम्मीद के साथ, और अभी तक जो काम रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूटती लग रही है। तो एक काउंटरवेट चाहिए, एक पॉलिटिकल काउंटरवेट चाहिए। किसी भी स्वस्थ डेमोक्रेसी में किसी भी एक दल का अगर बहुत ज़्यादा बहुमत हो जाए और बाकी सारी आवाज़ें बंद हो जाएं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं उन सारे साथियों को ये बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, हम आवाम में हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि देश को एक पॉलिटिकल काउंटरवेट चाहिए। जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है वो सिमट के 44 सीटों पर रह गई, वो हाशिए पे जाती जा रही है, क्योंकि हाईकमान कल्चर के चक्कर में उन्होंने जमीन से अपना जुड़ाव बिल्कुल खत्म कर दिया। नीचे जमीन का कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्या तकलीफें हैं जनता की, क्या नहीं है मुद्दे, इन सब से नेता कटते गए और वो पार्टी सिमट के 44 सीटों पे आ गए। मैं उन सारे साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अच्छे से समझते हैं कि वो पॉलिटिकल काउंटरवेट आम आदमी पार्टी बन सकती है, और आम आदमी पार्टी को ही पॉलिटिकल काउंटरवेट बनना चाहिए। कोई भी और नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। पर चिंता की बात कुछ और है, हमें सिर्फ एक अल्टरनेटिव चाहिए या एक बेटर अल्टरनेटिव चाहिए। हमें कांग्रेस का क्लोन चाहिए, बीजेपी का एक क्लोन चाहिए, या एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो ऐसी राजनीति करे कि इन सब के ऊपर भी एक नैतिक दबाव बने और इन्हें भी अपनी राजनीति का ढर्रा बदलना पड़े और ये भी सही तरीके की राजनीति करें। ये बहुत जरूरी बात है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिव हो वो सिर्फ अल्टरनेटिव ना हो, एक बेटर अल्टरनेटिव हो, तो वो कैसे होगा? थोड़ा सा अगर इतिहास में झांक के देखें तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति करना चाहते थे, जनता ने बहुत अच्छा समर्थन भी उन्हें दिया था, पर वो संपूर्ण क्रांति हुई नहीं कहीं।
अगर हुई हो, आपने देखी हो तो मुझे बता दें, मुझे तो उसका कोई नतीजा नजर नहीं आया। इसी तरीके से राम मनोहर लोहिया जी इस देश में समाजवाद लाना चाहते थे, उन्हें भी अपार जन समर्थन मिला था, पर समाजवाद कहाँ आया और कौन से बिल में घुस के छुप गया पता नहीं चला आज तक। क्या हम यही हश्र चाहते हैं हमारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का? अगर हम इतिहास से सबक लें तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन तक आते आते वो आंदोलन भटक गए, सत्ता परिवर्तन के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक गए। अब सवाल ये आता है क्यों भटक गए, और मैं ये सब बातें आज आपसे क्यों कर रहा हूँ। भटक वो इसलिए गए कि सत्ता परिवर्तन के बाद जिनको सत्ता सौंप दी गई, जिनको नए एमपी एमएलए को बना दिया गया, उनके ऊपर उनके कामों पे नजर रखने के लिए वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, वो अपने रास्ते से भटक रहे नहीं भटक रहे, ये नजर रखने की बजाय कार्यकर्ता अपने अपने घर वापस चले गए, हमने सत्ता बदल दी, आगे का काम ये करेंगे, अब हम अपने काम धंधे में वापस लग जाते हैं। क्या हम वो अपनी गलती दोहराना चाहेंगे? ये सवाल मैं अपने सभी साथियों से पूछना चाहता हूं जो तरह तरह की चिंताएं व्यक्त करते हैं और कई तरीके से ये सोचते हैं, उनके नेगेटिविटी जो फैलाई गई है उनके दिमाग में बैठ रहा है, आवाम शायद पार्टी का नुकसान कर रहा है। पार्टी से बड़ा हमेशा देश होता है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। और देश का भविष्य कैसे सुधरेगा, ये आस हमारे मन में तब जगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में हम सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने प्रधानमंत्री भवन पे तब प्रदर्शन किया था जब मेट्रो के इन्होंने 4 स्टेशन बंद कर दिए थे, तो मुझे लगा ये तो दमनकारी नीतियों की हद है कि हम अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। तो जब हम सब लोगों ने अन्ना आंदोलन का जी जान से समर्थन किया और वो अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाया, और वहां पे जाके एक विकल्प आया कि हमें पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो अन्ना जी के मन में काफी सारी चिंताएं थी, अन्ना जी के मन में कुछ चिंताएं थी, और शायद हमें लगा कि या तो वो चिंताएं जायज नहीं है और या हम उन चिंताओं का जवाब जानते हैं, और हमने पार्टी बनाना प्रेफर किया। और हम आप सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो पत्रकार बंधु हैं, वो सब जानते हैं कि ज्यादातर उस आंदोलन का जो ऊर्जा थी वो पार्टी की तरफ मुड़ गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास था कि अरे हमारी ही तो पार्टी है, हम ही तो चलाएंगे इसको, भटकेगी कैसे, और अगर भटकेगी तो हम अंदर होंगे ना, हम आवाज उठाएंगे, हम लाएंगे सही रास्ते पे। इस तरीके का एक प्रेशर ग्रुप अगर पार्टी में रहे तो पार्टी की अंतरात्मा हमेशा जीवित रहेगी, पार्टी की अंतरात्मा कभी मरेगी नहीं। और अगर पार्टी की अंतरात्मा नहीं मरेगी तभी पार्टी वो सारे अच्छे अच्छे काम कर पाएगी जो वादा, जो भरोसा हमने इस देश के करोड़ों लोगों के मन में जगाया है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें सिर्फ नया अल्टरनेटिव चाहिए या नई राजनीति भी चाहिए, नए तरीके की राजनीति चाहिए। हमें ये नया अल्टरनेटिव जो है इसकी सफलता विफलता पुराने मापदंडों से तय करनी है या इसके मापदंड भी नए होने चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों में चुनाव नहीं होते तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमारी पार्टी में भी चुनाव ना हो। ये तो उनके जैसा अगर क्लोन हमें चाहिए होता तो हम शायद इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति अपनी नहीं लगाते, अपने काम धंधों को छोड़ के इन चीजों में नहीं लगते। वो अगर उन पार्टियों में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके चंदे में पारदर्शिता नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं उनके 100 में से 0 आए, हमारे 5 तो आए, आप इससे क्यों नहीं खुश हो जाते? हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम इससे बिल्कुल भी कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम पार्टी से बड़ा देश को मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अगर कोई दूसरे क्या ला रहे क्या नहीं ला रहे हमें मतलब नहीं है, हमारी पार्टी कम से कम डिस्टिंक्शन से तो पास हो, ये हमें चाहिए। और इसके लिए हम अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे उसके बदले में हमें गद्दार कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, ये सब हम समझते हैं हमारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इन तरीके की चीजों से हम ना झुक सकते हैं, ना दब सकते हैं, ना अपने इरादे बदल सकते हैं। इन चीजों से हमें और बल मिलता है। नई राजनीति के पास नई सोच भी होनी चाहिए। नई सोच में क्या क्या होना चाहिए? कानून से ऊपर कोई ना हो, कानून का राज हो, कानून के सामने सब बराबर हो, किसी भी व्यक्ति के लिए नियमों को ना तोड़ा जाए ना बदला जाए, सब एक बराबर हो।
और सबके लिए समान अवसर हो, समान मौके हो, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हर वो पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि बेशक इस देश की आधी से ज्यादा आबादी अनपढ़ है, पर फिर भी वो इस देश के कर्णधार ठीक से चुन सकती है। अगर आप इस बात में विश्वास नहीं रखते तो आप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वही पार्टियां ये क्यों नहीं मानती कि वही लोग उस पार्टी के कर्णधारों को भी चुन सकते हैं ठीक से? उसी जनता में से उनके वॉलंटियर आते हैं। वॉलंटियर उस जनता का ये एक सैंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो जनता देश के कर्णधार चुन सकती है, वो जनता पार्टी के कर्णधार क्यों नहीं चुन सकती चुनाव के द्वारा? अगर आपको लगता है कि देश को चंद लोग एसी कमरों में बैठ के नहीं चला सकते, और ये हम बात बार बार कहते आए हैं अपने आंदोलन के दिनों में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी को भी चंद 10-15 लोग एसी कमरों में बैठ के नहीं चला सकते। पार्टी भी सहभागिता से चलनी चाहिए, तभी वो समाज के साथ जुड़ी रहती है, तभी उसे समाज की दिक्कतों परेशानियों का एहसास रहता है, और तभी वो समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकती है। जय हिंद, जय हिंद। Thank you, Gopalji. Now we'll introduce Mr. Ikhlas Ahmed. He was working with social media with Aam Aadmi Party during after Vidhan Sabha elections, and now he is with Awam. दोस्तों, जैसा करण भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमारा घर है, और जितने भी इनके लीडर्स हैं, हमारे जो आम आदमी पार्टी में लीडर्स हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो जब हमारा घर होता है तो हम कभी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कुछ कंप्लेंट करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन इस पूरे रिक्वेस्ट में, कंप्लेंट में कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड होता है कि हम घर में हैं। हम अगर घर में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी नाजायज डिमांड है तो डांट पड़ जाएगी, अगर हमारी डिमांड जायज़ है तो देर सवेर पूरी तो हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि ये हमारी डिमांड घर के अंदर है, हम अपने बड़े भाई, फादर और मदर से डिमांड कर रहे हैं। जब हम लोगों ने ये प्रोसेस शुरू किया था अवाम का, तो हम सब लोग बहुत रिलैक्स थे कि हम घर में कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं। उनको लगा कि अगर वॉलंटियर्स, जो रियल वॉलंटियर्स है, अगर वो पार्टी के अंदर एक मंच पे आ गया, संगठित हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अगर उसको वोटिंग राइट्स मिल गई, तो कहीं ना कहीं हमने जो किला तैयार करके रखा हुआ है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस डमाडोल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रॉन्ग फीडिंग शुरू कर दी लीडरशिप को। दो फ्रंट पर उन्होंने काम किया, एक तो लीडरशिप को रॉन्ग फीडिंग शुरू कर दी, और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से एंटी अवाम कैंपेन शुरू कर दिया। उन्होंने एब्यूजिव अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए, हमारे सभी साथियों के नाम लेकर के उनके बैकग्राउंड में जा करके अटैक्स हुए। ये सब मामूली चीजें थी, हम लोग इग्नोर करके, हम लोग जानते हैं जब रिफॉर्म होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज हमारे पार्टी के कुछ लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या कोई भी कल स्वराज के मेथड से आवाज उठाया, उनके साथ अगर ये चीजें होनी शुरू हो गई तो बहुत ही डेंजरस है, बहुत डिस्टर्बिंग मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले उन्होंने फेक एसएमएस भेजने शुरू कर दिए, अवाम की एक फेक आईडी क्रिएट की और फेक एसएमएस शुरू किए। उसमें ये उन्होंने बताया कि ये अवाम जो है बेसिकली बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने एक टीम बनाई है अवाम के नाम से, वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं अंदर से, ठीक है, दिल्ली इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने कुछ 12 जुलाई को, 13 जुलाई को कुछ फेक एसएमएस भेजे। उसके बाद उस फेक एसएमएस, सवाल ये उठता है कि आखिर ये फेक एसएमएस हमारे वॉलंटियर्स के पास कैसे आ गया, आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के पास कैसे आ गए? आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की जो डाटाबेस है वो पार्टी के अंदर है ना, आईटी सेल के पास है। तो ये सारे फेक एसएमएस हमारे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स सेल के ये मोबाइल नंबर पे गए, मोबाइल पे गए। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा किसके पास था? सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है।
उसके बाद जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा, एक के बाद एक SMS आते गए उनके, और हमको बदनाम करने की, आवाम को बदनाम करने की कोशिश शुरू हुई। अब जो वॉलंटियर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो सब लोग तो दिल्ली में है नहीं कि हम लीडर से जाके बात कर लेंगे, है ना, क्या एग्जैक्ट बात है पूछ लेंगे, वो कंफ्यूज होना शुरू हो गया। ये आवाम जो एक रिप्रेजेंटेशन है वॉलंटियर्स, क्या ये वाकई है या ये पार्टी तोड़ने की एक साजिश है? तो वो कंफ्यूज हो गए। इस कंफ्यूजन का नतीजा ये निकला कि धीरे 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 आवाम जो है कि ये प्रोजेक्शन होने लगा कि ये आवाम की बात मत मानो, क्योंकि आवाम जो है बीजेपी की बी टीम है। कभी ये बोलते हैं कांग्रेस की बी टीम है, कभी बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। इसके बाद एक ऐसी चीज हुई है जो काफी चिंता वाली बात है। हमारे एक साथी के पास इस मोबाइल पे एक ऐसी धमकी आई है जो कि एक वॉलंटियर, जो डेडिकेटेड वॉलंटियर होगा, वो सोचने में मजबूर हो जाएगा हम किस पार्टी के साथ जुड़े हुए। उसको ये ऐसी धमकी आई है कि तुम जो भी मीटिंग्स कर रहे हो ग्राउंड पे, उस मीटिंग को बंद करो वरना मार देंगे तुमको। इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है। आप हमारी वेबसाइट है awam.in, उस पर जाएंगे, आप उसको सुन सकते हैं, इस मोबाइल में आएंगे। तो हमारा हमको शॉर्ट में यही कहना है कि जब ये सारे जब प्रोसेस चल रहा था तो हमने पार्टी के जो इनर चैनल है ना, इनर चैनल को हम लोगों ने अप्रोच किया। हम लोगों ने कहा कि ना तो हम बीजेपी की मीटिंग है, ना तो ये SMS हमने भेजा है, और ना ही ये सारे प्रोसेस में हम लोग हैं। हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, है ना, वॉलंटियर्स को एकत्रित कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हर चीज तो पारदर्शी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ हिडन नहीं है। बहुत सारे रूमर्स उड़ाए गए हमारे बारे में, और ये प्रोसेस चलता रहा। इंटरनल हम लोगों ने अप्रोच सबसे किया है और सबसे बात करने की कोशिश की है, PAC के सारे मेंबर से बात करने की कोशिश की है, लीडर से अप्रोच किया है, जो वहाँ CP ऑफिस से बात करने की कोशिश की है। 1 महीना गुजर गया, इन लोगों ने इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं किया ये फेक SMS भेजे किसने। उस फेक SMS के बेस पे, है ना, एक नया बिल्डअप करते रहे, एलिगेशंस बनाते रहे, लेकिन उस फेक SMS को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। जब 1 महीना गुजर गया और हमने ये देखा कि हमारी जो नियत है, हमारा जो इंटेंशन है, वो कहीं साइड हो गया और हमारा इमेज ऐसी बनाई जा रही है कि हम बीजेपी की बी टीम में पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तब हम पुलिस कंप्लेंट करने चले। ये हमारा पुलिस कंप्लेंट है और हमने पुलिस से ये कहा है कि आप ये पता लगाइए कि ये फेक SMS किए किसने। अवाम के नाम को बदनाम करने के लिए, अवाम के कॉन्सेप्ट को, अवाम के लोगों को बदनाम करने के लिए ये फेक SMS किए किसने। तो हम लोगों ने ये पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है 11 अगस्त की। आप प्रेस के साथियों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सच्चाई जो है अवाम की, जो आपके पास प्रेस नोट है, वो प्लीज दुनिया को बताएं और ये बताएं कि हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं वही सच्चाई है, और कुछ हमारा कोई ना तो हिडन मोटिव है, ना कोई हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है, ना कोई हमारे ना कुछ बहुत सारे लंबे चौड़े प्लान। हमारा सिंपल प्लान ये है कि सौराष्ट्र के मेथड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबसे बड़ी बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको ये पावर देता है कि जहां भी हमको प्रॉब्लम लगेगा हम अपनी बात उठाएंगे। और अरविंद सर ने बार बार बोला है कि हम तुमको सौराष्ट्र देते हैं, ये सौराष्ट्र का मेथड है। तो सौराष्ट्र के मेथड से हमने कुछ रिक्वेस्ट किया है, कुछ डिमांड रखी है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम बीजेपी के बी टीम है और देशद्रोही हैं, ऐसा कुछ सवाल ही नहीं उठता। हमने सौराष्ट्र में से कुछ सवाल उठाए, हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं, हम गद्दार कैसे हो सकते हैं। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप लोग दुनिया को ये बताइए कि सौराष्ट्र के मेथड से अगर कुछ डिमांड हमने उठाई है तो हम गद्दार कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कहते हैं इंसान की पहचान उसके सरनेम से होती है, और अगर कोई इंसान अपना सरनेम बदल के हिंदुस्तानी रख ले तो वो क्या है, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पैनलिस्ट इज विशाल हिंदुस्तानी, and he is a chemical engineer by profession, and he worked as in door-to-door campaigning, auto campaigning, metro campaigning, and in Lok Sabha election he campaigned with Mr. Yogendra Yadav also. So Vishal, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और एक साधारण सा नौजवान जो एक ये उम्मीद लेके आया था कि एक जो सपना है करप्शन फ्री कंट्री देने का, करप्शन फ्री इंडिया का, वो पूरा होगा। कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई भी आदमी अस्पताल के बाहर नहीं मरेगा,
बस इसी सपने के साथ आए थे हम लोग। वैसे तो सबको राजनीति यही सिखाई जाती है कि राजनीति गंदी चीज है, इसमें मत जाओ, और यही चीज हमको सिखाई गई थी। लेकिन जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, तब भी अन्ना जी ने ये चीज बोली कि ये तो कीचड़ है, इसमें जाओगे तो गंदे हो जाओगे। लेकिन अरविंद जी ने एक चीज बोली कि अगर नाली को साफ करना है तो नाली में तो जाना ही होगा। हो सकता है कि हम पर बहुत से अटैक होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर देश के लिए ये सब करना पड़ा तो ये सब भी सह लेंगे हम लोग। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने ये पार्टी बनाई। लेकिन एक डर फिर भी यही था कि कहीं ऐसा ना हो पार्टी बनाने के बाद ये भी कहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरह ना हो जाए। लेकिन अरविंद जी ने ये चीज बोली कि अगर मैं कल कुछ गलत करूं तो मेरे पास आना, मेरे को बताना मैं क्या गलत कर रहा हूं। और यही चीज हमारे दिमाग में थी कि अगर कल कुछ ये लोग गलत करेंगे तो हम तो हैं पार्टी के, हम तो आवाज उठाएंगे कि आप गलत कर रहे हो और हमारी आवाज सुनी जाएगी। और यही सोचकर हम लोगों ने ये मंच बनाया, क्योंकि एक आदमी की आवाज को कोई नहीं सुनता है। हम लोगों ने ये सोचा था कि जब हजारों लाखों कार्यकर्ता एक जगह पर आएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। ये कोई पार्टी को तोड़ने का या वॉलंटियर्स में कुछ गलत चीज फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ना है। और ये क्यों समझा जाता है, ये क्यों समझा जाता है कि वॉलंटियर्स एक लायबिलिटी है? वॉलंटियर्स लायबिलिटी नहीं है, सेट्स हैं ये लोग। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको क्यों बीजेपी का बोल दिया जाता है? It's really hurt when someone calls us, you are a BJPian. We are not a BJPian. इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं हम लोग उनसे? बस एक पहचान ही तो मांग रहे हैं। वो पहचान भी किस चीज के लिए? कि कल कोई कार्यकर्ता को बीजेपी वाला ना बोल दे, ये ना बोल दे कि आप बीजेपी वाले हो, कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। बस यही तो मांगता है एक कार्यकर्ता आपसे। लेकिन उसकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? अरविंद जी बोलते हैं कि 5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बताइए जहां स्वराज है। हम कहते हैं देश में कहीं स्वराज नहीं है। आपने तो एक उम्मीद दी थी कि आम आदमी पार्टी में स्वराज आएगा। हमने भी ये सोचा था कि हम एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि हाँ स्वराज हो सकता है, और इससे कैसे देश चल सकता है और कैसे अच्छी तरीके से चल सकता है, कैसे सारी समस्याएं मिट सकती हैं। और वही छोटी सी एक डिमांड तो हम लोग कर रहे हैं आपसे। क्या गुनाह कर रहे हैं अगर हम आपसे वोटिंग राइट मांग रहे हैं? क्या हमको ये चीज नहीं बोली गई थी कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का? बस यही एक उम्मीद थी। लेकिन 30 जून को जब पार्टी की वेबसाइट पर अपने लिए ये चीज देखी कि हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वैसे तो शब्द में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में ये चीज लिखी गई वो हर कार्यकर्ता को बहुत ही इस चीज से दुख हुआ। और वो लोग सबको जानते थे कि कौन लोग हैं जो आवाम में लगे हुए हैं और क्या चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है, सब लोग जानते थे। उसके बाद भी वो शब्द यूज किए गए। उसके बाद गूगल हैंगआउट में अरविंद जी ने देशद्रोही या गद्दार बोला। क्या ये चीज तो सुनने के लिए नहीं आए थे। एक उम्मीद थी अगर हम लोग आवाज उठा रहे तो गलत तो नहीं हो सकते। अरविंद जी को अपने पिता समान माना हमने, आज भी मानते हैं। तो एक उम्मीद तो उनसे हम ये कर रहे थे कि एटलीस्ट एक बार अरविंद जी हम लोगों को बुलाकर पूछेंगे कि क्या होगा। क्यों नहीं हम लोगों से पूछा जा सकता कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? क्यों ये समझा जाता है कि एक कार्यकर्ता जाएगा तो 3 नए कार्यकर्ता आ जाएंगे? क्या इस तरीके से हम लोग एक परिवार बना सकते हैं? क्या इस तरीके से हम लोग एक देश चला सकते हैं? तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी लीडर से यही गुजारिश करता हूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो भी कुछ छूट गए हैं या चले गए हैं, उनको एक बार बुलाकर उनसे बात तो करो। अरे ये मोती हैं, इनको एक माला में क्यों नहीं पिरोया जा सकता? अगर एक बात करोगे तो ये वॉलंटियर जो देश के लिए सब कुछ नौशावर करने आया था, वो आपकी एक आवाज में दोबारा उठ खड़ा होगा और जो मुकाम और जो सपना हमने देखा था वो सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद। Now I'll introduce my last panelist for the day, Mr. Mangal Miller. I don't think he need any introduction of ours. Everyone has seen him on TV. Apart from that, he is a very active social worker and he works for addiction-free centers. And he made various films for social awareness and campaigned in Delhi during Delhi elections with Arvind Kejriwal ji. Mr. Mangal Miller. पत्रकार मित्रों, आम आदमी पार्टी के सभी शुभचिंतक, वॉलंटियर साहिबा, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। मैं यहाँ
एक तरह से अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, अफसोस जाहिर करने आया हूं। और ये बहुत ही दुखद मेरे लिए हृदय विदारक बात है कि एक परिवार के अंदर, वैसे तो ये तय है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मूवमेंट की शुरुआत हमेशा एक विचार से हुई है और दुनिया की तमाम फौजें मिलकर उस विचार का सामना नहीं कर सकते जिस विचार का समय आ गया हो। ये एक परिवार का मसला है, एक पार्टी का मसला है और ये बहुत जरूरी है। मैंने 20 दिन यहां बिताए दिल्ली इलेक्शन के दौरान। उस वक्त भी मेरे जहन में यही विचार थे कि पार्टी को संगठित होना चाहिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर जाना है। करण सिंह जी से मेरी उस वक्त मुलाकात हुई, तब भी हमने ये विचार साझे किए। लेकिन जब मैंने देखा, उस वक्त भी अरविंद जी से बात की और कुछ उनके और जो हाईकमान के लोग हैं उनसे मैंने बातें की, क्योंकि मुझे ना तो कोई पद चाहिए था, ना प्रतिष्ठा चाहिए था। मैं तो सारा कुछ बंबई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के गांव में जाके समाज सेवा करता था। तो मुझे लगा क्यों ना यहाँ एक उम्मीद जागी है, इन लोगों के जाके साथ खड़े हो, दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर यहां कुछ अच्छे लोग आ गए, कुछ नेता आ गए, कुछ मंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, तो इससे बड़ी समाज सेवा और क्या हो सकती है कि मेरे देश का नक्शा बदले, यहां से भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम देखी, ये मैंने तब भी कहा था। और अब जब ये समस्या खड़ी हुई, अब आप सोच के देखिए, यहां आपसे हम मंत्रणा करने आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आप भी हिंदुस्तानी हैं, एक पत्रकार से पहले हम हिंदुस्तानी हैं। मैं कलाकार से, एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से पहले एक हिंदुस्तानी हूं और मेरा फर्ज बनता है मैं फिल्में बनाऊं, पैसे कमाऊं, नाम कमाऊं, बात खत्म हो गई। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। और उस इलेक्शन में अपने जिंदा होने का सबूत देने आया था यहां 20 दिन के लिए। अब भी इन लोगों ने कोशिश की है कि वो स्वराज, वो सिद्धांत जिनके दावे किए गए थे, जिनके ऐलान किए गए थे, हर स्टेज पे होता था। स्वराज पे किताब लिखी गई जो मुझे अरविंद जी ने खुद दी और मैंने उनको ईमेल्स किए, एसएमएस किए कि जब तक पार्टी के अंदर स्वराज नहीं होगा तो फिर हम देश में स्वराज कैसे लाएंगे। ये लोग जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो अपना कारोबार छोड़ के, अपनी दुकानें बंद करके, अपने दफ्तर छुट्टी लेके, मैंने कुछ लोगों को देखा वो कर्जा लेके आए थे। सड़क पे ताले की चाबियां बनाने वाला आदमी कर्जा लेके अपने घर वालों को दे आया कि 2 महीने मुझे मत बुलाना, मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूं। जहां ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, अब उनको गले लगाइए। अगर वो कहता है कि हमारी, देखिए इसमें स्वराज लागू किया जाए पार्टी में, कितनी अच्छी बात है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को गले लगाना चाहिए। जितने भी लोग आइए, बड़ी अच्छी बात है। अगर हम कभी अपने रास्ते से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएं तो हमें याद दिलाना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये हमारे संत कहते हैं। और यहां ये वो वॉलंटियर्स हैं जिनके पास विजन है, देशभक्ति है। मैं इनकी जरूरत को, इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को, इनकी देशभक्ति को सलाम करता हूं। उस वक्त में मंच पे कहता था कि अरविंद जी के साथ में मेरा रिश्ता ईमानदारी और देशभक्ति का है। अगर कल कहीं मुझे लगा कि 19-21 होता है इस रास्ते से डगमगाए, तो मैं इसी तरह से इनके खिलाफ भी बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे देश के लोगों का भला चाहिए। मुझे चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, मुझे चाहिए कि स्वराज आए, जिसके सपने हमारे देशभक्तों ने, हमारे नेताओं ने देखे थे, लेकिन वो कभी नहीं आया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक खबर है, यहां कुछ वॉलंटियर्स हैं, अब इसका नाम देखिए, आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स एक्शन मंच। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे मित्रों ने आपको सब कुछ समझा दिया, मैं आपसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अंदर झांक के देखें कि मेरे सर पे एक पत्रकार से ज्यादा, एक कलाकार से ज्यादा, एक डायरेक्टर से ज्यादा एक हिंदुस्तानी होने की जिम्मेदारी है। मैं ये आया कि अगर मेरे साथी, जब मैंने वो परिस्थितियां देखी जिनके बारे में उन्होंने बयान किया, मैं पीछे हट गया। क्या करें, क्या बोले? मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलूं? कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं? जिनके मंच पे उंगलियां उठा उठा के तारीफ करता था, इसी दिल्ली में
लिखता था, अब मैं उनके खिलाफ बोलूं किस मुंह से? मेरे तमाम लोग पॉलिटिकल और पार्टियों में दोस्त थे, मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा नहीं, वो कहने लगे मुझे पैसे देते हैं, आइए बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या बोलूं, आपने क्या किया है इस बार भ्रष्टाचार के 65 सालों में देश का क्या हाल हो गया, यही बोलूंगा वहां के मैं। आम आदमी पार्टी का विकल्प जो हमारे देश के लोगों के सामने आया, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग जो कुंठित थे, जो दबे बैठे थे, जिनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, वो दौड़ पड़े। तभी इतना बड़ा जमावड़ा था रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे, और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। लेकिन अब जरूरत है, देखिए, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो चिंतक लोग कह गए, फिलोसफर लोग कह गए, वो सत्य कह के गए कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां करप्शन आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारी नींव है, जिनके दम पे हम हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, हमें उनको पहचानना होगा, उनका हक देना होगा। अगर आज हमारी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाती है, उन्हीं को स्वराज नहीं हम मुहैया कर सकते, तो हमारे देश के लोगों को कभी स्वराज नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरत है जो हमारे देश के या इस पार्टी के साथ जुड़े हुए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, अगर उनको लगता है कि सब ठीक है, तो आई विश देम गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, घर में आप अपने पिता से, अपने भाई से, अपने दादा से कुछ अधिकार मांगते हैं कई बार कि ये ठीक नहीं है, हमको भी तो इस घर का हिस्सा है, कोई अधिकार मिलना चाहिए। और है क्या स्वराज? है क्या कि उनके पास वोट का अधिकार होना चाहिए? है क्या कि यहां से कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए? मैं इलेक्शन के दौरान घूमता रहा हूं और यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे बहुत सारे प्रत्याशी इसलिए हार गए क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, वो हतोत्साहित हो गए कि हम कौन हैं। हमारे सर पे एक आदमी वहां से बुलडोज किया जाता, उसको बैठा दिया जाता, उसका कोई आधार नहीं है, उसके पास कोई एप्टीट्यूड नहीं है पॉलिटिक्स का, तो फिर हमें और दूसरी पार्टी में क्या फर्क हुआ? अगर हमको भी ऐसे ही करना है, तो फिर हम दूसरी पार्टी के साथ, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए, तो उनको छोड़ छोड़ के आए थे, तो फिर उनके साथ ही जुड़े रहते हैं, फर्क क्या हुआ? अगर आप अपने कार्यकर्ता से पूछते हैं कि यहां सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, अगर उसने अब मेहनत की है तो मंत्री बनने के बाद और मेहनत करेगा, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी उसके खून में है। लेकिन अगर आप उठाएं किसी एक्टर को, आप उठाएं किसी डायरेक्टर को, आप उठाएं किसी सिंगर को और वहां खड़ा कर देंगे, उसको एप्टीट्यूड नहीं है, उसके पास नाम होगा, उसका चेहरा होगा, लेकिन उसके पास वो जज्बा नहीं है, उसके पास वो कुव्वत नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर सके, इतनी गर्मी और धूप में जाकर वहां मर सके, वो नहीं कर पाएगा। कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ और मेरे पास पता नहीं क्यों बॉम्बे में लोगों के फोन आते रहे, उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, 2-2 साल से दौड़े घूम रहे थे, वो शिकायत करते थे, जो कई इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे शिकायत करते थे, मुझसे कहते थे आप आ जाइए दिल्ली, कुछ करिए, बचाइए। तो मैं कहता तो यार तुम लोग तो उनके बहुत करीब हर वक्त साथ रहते थे, एक कमरे में रहते थे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। इन लोगों से मैंने कहा कि आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है, मैं तो आप एक सपोर्टर के तौर पे, एक तुच्छ सा, एक हम्बल वॉलंटियर के तौर पे, एक हम्बल हिंदुस्तानी के तौर पे, क्योंकि हमको कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, 65 साल से देख देख के, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, एक उम्मीद नजर आई थी, इसलिए वो कहीं लड़खड़ा ना जाए, मैं इसलिए दौड़ा चला आया। तभी मैं अपने खर्चे में खुद आया था, इन्होंने मुझे ले जाकर उनसे मिलाया, मैं स्टेज पे बोला, अरविंद जी आए, मुझे कहते आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप कितने दिन है यहाँ? मैंने कहा जितने दिन कहें, अगर आप लोग इतनी कुर्बानी कर सकते हैं तो मैं अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ के आया, शूटिंग अभी तक नहीं हो पाई, मेरा एमपी का इलेक्शन आया, पार्लियामेंट का आ गया, मुझे लगा फिर शायद मेरी जरूरत पड़े। मुझे टैक्सी वालों ने पंजाब में बताया, लुधियाना में, कि भाई जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं एयरपोर्ट तो पुलिस वाले खड़े होते हैं, हर जगह पैसे देके निकलना पड़ता है, वो उनका तय है, लेकिन जब तक इनकी सरकार थी हमें कभी कोई पुलिस वाला नहीं रोकता था, हम ऐसे एयरपोर्ट जाके लौट के आते थे। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ किया भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी सशक्त होती है, उसके वॉलंटियर अपना ये मंच बनाकर अपने अधिकारों के लिए स्वराज के लिए जूझते हैं अपने ही घर में, और ये लागू हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये हर पत्रकार की, हिंदुस्तानी के तौर पे, हर वॉलंटियर की, हर हिंदुस्तानी की जीत होगी। और मैं समझूंगा कि मेरा यहां आकर आपसे ये प्रार्थना करना सार्थक हो, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। In the series, Ikhlas Ahmed had missed some points that he was talking about fake SMSs and fake SMSs को ही आधार बनाकर करण सिंह को एक्सपेल किया गया था बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ।
और उसकी कंप्लेंट, जैसा कि क्लास में बताया, कंप्लेंट हमारे पास है। हम लोग सबके साथ वो कंप्लेंट पेपर और स्क्रीनशॉट मैसेजेस के वो सब हम प्रेस रिलीज के साथ शेयर करेंगे आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब करण सिंह जी आगे की जानकारी देंगे, तो करण सिंह जी प्लीज आप बताएं। शांति भूषण जी जो इस पार्टी के भीषण पिता में है, तो उन्होंने जब इस कंसेप्ट को सुना तो उन्होंने पूरा समर्थन किया इस पे। बाकी जो पार्टी के अंदर जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हमें लगता है कि अब हमें एक आंदोलन का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसके अलावा हमारी आवाज सुनने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास इस पार्टी की सत्ता है, जिन लोगों का आदेश चलता है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। उन लोगों ने उसको पढ़ा भी नहीं जो हम लोग जा जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसका जवाब देना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो इसलिए हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम सत्याग्रह के रास्ते को अपनाएंगे और बड़े विनम्र तरीके से हम अपनी आवाज एकजुट होकर रखेंगे। इसके लिए हमने 16 अगस्त को चुना है, क्योंकि जो आंदोलन चला था 16 अगस्त, उसमें एक महत्वपूर्ण तारीख है। अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया था, बिहार जेल भेजा गया था जन लोकपाल की आवाज उठाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि उस आंदोलन की उस तारीख के दिन हम भी अपनी एक आवाज, जो कि खामोशी की आवाज होगी, हम वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं करने जा रहे, हम किसी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं जा रहे, हम वहाँ जाके शांत होकर सत्याग्रह शुरू करेंगे और एक मौन व्रत हम लोग करेंगे। आप हमारी खामोशी को सुनिए, आपने हमारी आवाज नहीं सुनी, हमारा लिखा हुआ, हमारी प्रार्थना आपने नहीं सुनी। अब हम सारे कार्यकर्ता मिलके हम खामोश हो जाते हैं। अब तो आप सुनिए इस खामोशी की आवाज को। वो जो भी विचार हमारे रहेंगे वो लिखित में हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक पार्टी की जो मुख्य लीडरशिप है वो इस आवाज को नहीं सुनती। हम लोग डटे रहेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। और इसका एक उद्देश्य और भी है, मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता जागृत हो। ये हिम्मत किसी न किसी को तो दिखानी पड़ेगी। मैं बड़े दिन से उम्मीद कर रहा था कि हमारे ऊपर के लीडर्स कोई हिम्मत दिखाएगा इसको करने के लिए। जब नहीं लगा तो मुझे लगा कि मैं बच्चा हूं, मैं एक कोशिश करता हूं। तो वो कोशिश मैं कर रहा हूं और इस कोशिश का मकसद ये है कि आप जागिए। कार्यकर्ताओं को मैं चाहता हूं कि वो जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते और अलग अलग भटकने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमने एक स्थान चुन लिया है, जंतर मंतर। हम 16 तारीख को वहां बैठेंगे सत्याग्रह के लिए और पूरे देश के वॉलंटियर्स जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप आओ, सारे लोग मिलके इकट्ठे बैठ के समाधान निकालेंगे। तो मैं इसके साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और जे.एंड.के के वॉलंटियर्स के मुख्य आवाज जो उठी थी उससे संबंधित भी हम एक मुद्दे को इसमें शामिल करना चाहते हैं। इन राज्यों में जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उस राज्य के लोगों को भी एक विकल्प मिले आम आदमी पार्टी के तौर पे। और ये बात उठी थी दिल्ली का रिजल्ट आने के बाद कि कोई अगली सरकार अगर कहीं बनेगी तो वो हरियाणा में बनेगी। तो इतना वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ा था दिल्ली में, इतना समर्थन लोगों ने दिया, मोदी लहर के बावजूद तो कितने वोट पड़े हमारे को। तो एक विकल्प चाहते हैं वहां के लोग। और जब वॉलंटियर ने अपनी राय दे दी, 95% वॉलंटियर से रेफरेंडम कराया गया, उनसे पूछा गया तो 95% ने राय दी कि इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद उस राज्य की कार्यकारिणी ने भी अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि होने चाहिए। वो बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने रखी गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी उसको पास कर दिया। लेकिन जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पीएसी के सामने आई तो वो फैसला क्यों पलट दिया गया, ये बड़ा सवाल है। स्वराज क्या कहता है, जनता की आवाज, वॉलंटियर की आवाज, जो मेजोरिटी में लोग कहते हैं वही होना चाहिए। कुछ चुनिंदा लोग
अगर हजारों लोगों की आवाज को दबा के अपनी 5 की आवाज को अपनी ताकत से ऊपर रखना चाहते हैं तो ये तो स्वराज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सारे वॉलंटियर्स महाराष्ट्र, हरियाणा, जे&के वो अगर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो एक प्लेटफार्म है, जंतर मंतर पे आइए, सब लोग मिलके उस आवाज को उठाएंगे और हमारी लीडरशिप को ये आवाज सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। जय हिंद। If anybody has any doubt या फिर किसी को कोई भी कुछ भी जानकारी चाहिए, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अब आप पूछ सकते हो। आपके आरोप किन उन नेताओं पे हैं या उनकी जो घेराबंदी करने वाले किन लोगों पे हैं? आप, क्योंकि उन्होंने जब आपके क्लियरली नियम ले लिए, आपको एक्सपेल भी कर दिया पार्टी से, तो आप भी तो उनके नाम ले सकते हैं कि किन किन लोगों के आप समझते हैं कि किलाबंदी है और अरविंद जी की और आवाम के बीच में दूरी बनी। जैसे हमने आपको बताया कि जो लोग ऑथराइज हैं, जिनके हाथ में ताकत है, चाहे वो पार्टी के सेक्रेटरी हों जिन्होंने कंप्लेंट की, चाहे वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले हों, IT सेल को कंट्रोल करने वाले हों, जो कि वहाँ पे डाल सकते हैं कि ये अनऑफिशियल है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं, या वो डिसिप्लिनरी कमेटी के लोग जिनके पास सबूत नहीं थे, सबूत ना होने के बावजूद भी उन लोगों ने एक्शन लिया, सिर्फ झूठे आधार पे उन्होंने एक्शन लिया, तो ये वो सभी लोग हैं जो उनके सराउंडिंग में। दोबारा पार्टी में आने की बात करते हैं तो आप क्या सहर्ष उनको ज्वाइन करेंगे? इस कदम को मैंने पीछे लेने के लिए, पीछे हटने के लिए नहीं उठाया था। मुझे था कि ये बहुत ज़रूरी है इस कार्यकर्ता को बचा के रखने के लिए, इस पार्टी को बचा के रखने के लिए। तो जो स्टैंड मैंने लिया, वो लोग चाहते थे कि मैं गिव अप कर दूं, मैं पीछे कदम बढ़ा लूं। डिसिप्लिनरी कमेटी मुझे डराना चाहती थी, वो मुझे डरा के रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने अपना कदम पीछे नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया? इस कार्यकर्ता के लिए। अगर ये कार्यकर्ता चला गया तो इस पार्टी को कोई नहीं बचा पाएगा, लालू मुलायम की पार्टी बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए उस स्टैंड पे खड़ा हुआ, इसीलिए एक्सपेल्शन हुआ। तो मेरा एक्सपेल्शन ये वापस ले या नहीं ले, इससे मुझे कंसर्न नहीं है। अगर ये मुझे पार्टी में ले, उससे मुझे कुछ नहीं है। पार्टी से बेशक बाहर रखें, लेकिन इस आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स को एक जगह दे दें, ये मेरी इच्छा है। जब पहले ये इसको स्वीकृति देंगे तभी मैं पार्टी में आऊँगा, नहीं तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। और आपका ये जो 16 अगस्त को ये सत्याग्रह आप कर रहे हैं, ये कितने दिन चलेगा? जब तक आपकी ये जो मांग है आवाम को रिकॉग्नाइज करने की ये पूरी हो जाएगी तब तक, या अगर वो नहीं मानते, सिरे से खारिज कर देते हैं, तो आप उसको स्टिल कैरी ऑन करेंगे, या जस्ट ये एक दिन का गए, जंतर मंतर पे बैठे, 4 लोग आए और फिर बंद डब्बे में? देखिए, ये अनिश्चित काल तक चलेगा। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि अकेला भी मैं अगर वहाँ होता हूँ तो मैं अकेला भी बैठूंगा। उम्मीद तो मुझे है कि बहुत सारे साथी हैं जो आएंगे। जब तक मेरे नेता, मेरे लीडर्स इसको नहीं सुनते, उस समय तक मैं बैठा।